स्वागत है आपका संतोषी एजुकेशन आईएएस पीसीएस चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं जो यूपीएससी आरओएआरओ, पीसीएस और बीपीएससी की परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। मुझे लगता है जो लोग इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पंक्तियां बहुत जानी पहचानी होंगी। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा का जो मुख्य आधार है वो यही स्रोत सामग्री है। जी। आज के इस अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे दरअसल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं और बहुत सटीक भी हैं। हाँ, लेकिन आज हमारा उद्देश्य सिर्फ इन 21 महत्वपूर्ण योजनाओं को रटना नहीं है। हम इन नोट्स को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। सही कहा। जब हम इन नोट्स का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो ये सिर्फ परीक्षा पास करने का एक साधन नहीं रह जाता है। तो फिर ये क्या बन जाते हैं? ये एक तरह का टाइम कैप्सूल बन जाते हैं जो हमें दिखाते हैं कि पिछले कुछ सालों में एक राज्य का जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा है वो कैसे बदला है। एक व्यापक तस्वीर की तरह। बिल्कुल। हम अक्सर सरकारी नीतियों को अलग अलग टुकड़ों में देखते हैं, लेकिन अगर इन सभी 21 योजनाओं को एक साथ रखकर देखा जाए तो समझ आता है कि सरकारें अब सिर्फ पैसा बांटने तक सीमित नहीं है। एकदम सही। अब उनका फोकस एक पूरा इकोसिस्टम बनाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और समाज को आत्मनिर्भर बनाने पर है। ये नीतियों का एक बहुत ही शानदार विकास है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन नोट्स को तैयार करने वाले ने जानकारी को याद रखने के लिए कुछ कुछ बड़े ही रचनात्मक सूत्र या जिन्हें हम मेमोरी ट्रिक्स कहते हैं वो बनाए हैं। हाँ, वो ट्रिक्स काफी मजेदार हैं। हम चर्चा के दौरान उनका भी जिक्र करेंगे ताकि जो लोग प्रशासन या अर्थशास्त्र की बारीकियों को समझना चाहते हैं उनके दिमाग में भी ये नीतियां आसानी से बैठ जाए। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। जी, इन नोट्स में योजनाओं को कई स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले बात आती है नारी शक्ति या महिला सशक्तिकरण की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। इसमें सबसे पुरानी योजना के रूप में 2006 की भाग्य लक्ष्मी योजना का जिक्र है। इसमें बेटी के जन्म पर 50,000 रुपए का बॉन्ड और माँ को 5100 रुपए नकद देने की बात है। और इसे याद रखने का सूत्र क्या था? इसका सूत्र बड़ा सीधा है। भाग्य खुला मतलब 50,000। जी। लेकिन मैं सोच रही थी कि जब 2017 और 2019 में नई योजनाएं आ चुकी हैं, तो इस 2006 की योजना को आज भी इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? इसका मुख्य कारण यह है कि ये योजना एक आधारशिला की तरह काम करती है। 2006 के दौर में जब कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा थीं, बिल्कुल, तब सरकार का जो प्राथमिक लक्ष्य था वो केवल बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और एक शुरुआती वित्तीय सुरक्षा देना था। ये एक बुनियादी मदद थी। लेकिन समाज कभी एक जगह नहीं रुकता। जरूरतें बदलती रहती हैं। हाँ, और जैसे जैसे जरूरतें बदली नीतियों को भी अपग्रेड करना पड़ा। और इसी अपग्रेड का एक बड़ा उदाहरण 2017 में आई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है। जी, जिसमें आर्थिक सहायता दी जाती है। हाँ, गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए। और नोट्स में से याद रखने को कहा गया है, समूह शादी बराबर 51,000 शगुन। ये शायद उस भारी सामाजिक बोझ को कम करने की कोशिश है जिसके कारण अक्सर बेटियों को जन्म से ही एक जिम्मेदारी मान लिया जाता है। ये बिल्कुल सटीक अवलोकन है। जन्म और विवाह ये किसी भी परिवार के लिए ऐसे पड़ाव हैं जहां आर्थिक दबाव सबसे ज्यादा होता है। लेकिन नीतियों में असली और गहरा बदलाव तब आता है जब हम 2019 की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का विश्लेषण करते हैं। ओहो, वो 6 किस्तों वाली योजना। हाँ, यहाँ नीति निर्माताओं ने एक कदम आगे बढ़कर आर्थिक मदद को सीधे तौर पर शिक्षा से जोड़ दिया। नोट्स के मुताबिक इसमें बेटी के जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन तक 6 अलग अलग किस्तों में मदद दी जाती है और हाल ही में इस राशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। और इसका सूत्र? इसका सूत्र है सुमंगला यानी शुभ मंगल, 6 बार लाभ और 25,000 शगुन। काफी रचनात्मक है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि पैसा एकमुश्त देने के बजाय ये 6 किस्तों वाला मॉडल कैसे बेहतर है? ये मॉडल इसलिए बेहद कारगर है क्योंकि ये सिर्फ पैसा नहीं दे रहा है, बल्कि ये सुनिश्चित कर रहा है कि बेटी हर महत्वपूर्ण शैक्षिक पड़ाव को पूरा करे। मतलब बीच में पढ़ाई ना छूटे। बिल्कुल। अगर पूरी रकम एक साथ दे दी जाए तो बहुत संभावना है कि वो पैसा पढ़ाई के बजाय घर के किसी अन्य खर्च में चला जाए। हाँ, ये तो होता है। तो 6 किस्तों का मतलब है कि जब दाखिला लेगी तब एक किस्त, जब 9वीं कक्षा में जाएगी तब दूसरी,
ये ड्रॉप आउट रेट को कम करने का बहुत ही सुविचारित तरीका है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक सोच है। अब शिक्षा पूरी होने के बाद आर्थिक स्वतंत्रता की बारी आती है। और यहीं पर 2020 की बीसी सखी योजना की एंट्री होती है। बिल्कुल। नोट्स बनाने वाले ने इसके लिए बैंक वाली चाची का सूत्र दिया है। ये सुनते ही दिमाग में तुरंत एक तस्वीर बन जाती है। हाँ, इसके तहत गांव की महिलाओं को एक तरह का चलता फिरता बैंक बना दिया गया है। तो अगर हम नीतियों के इस पूरे सफर को देखें, तो ये सफर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 2006 में सिर्फ नकद मदद से शुरुआत हुई, 2017 में सामाजिक बोझ कम किया गया, 2019 में शिक्षा से जोड़ा गया और 2020 आते आते महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों और यूपीआई के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बिल्कुल केंद्र में ला खड़ा किया गया। बीसी सखी महिलाओं को सीधे नेतृत्व की भूमिका में ला रहा है। बहुत खूब। अब महिलाओं के सशक्तिकरण के बाद ये नोट्स हमारा ध्यान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दूसरे सबसे बड़े स्तंभ की ओर ले जाते हैं, यानी हमारे किसान। जी। कृषि योजनाओं का विश्लेषण करते हुए जो बात सबसे पहले उभर कर आती है वो है 2023 की पंचामृत योजना, जो मुख्य रूप से गन्ना किसानों के लिए है। हाँ, जिसका उद्देश्य खेती की लागत कम करके पैदावार बढ़ाना है। इसे याद रखने का सूत्र बड़ा ही क्षेत्रीय है। यूपी में गन्ना अमृत के समान है। उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, तो ये एक बेहतरीन रणनीतिक कदम है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र ये कहता है कि सिर्फ पैदावार पर ध्यान देकर किसान की आय में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि खेती की जमीन तो सीमित है। बिल्कुल। इसलिए आय के नए स्रोत विकसित करना जरूरी है। शायद इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 2019 में नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत की गई। जी, डेयरी उद्योग के लिए। नोट्स बताते हैं कि इसका बजट 1000 करोड़ रुपए रखा गया है और इसमें 400 रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। इसका लक्ष्य राज्य को मिल्क प्रोसेसिंग में नंबर 1 बनाना है। और सूत्र है नंद बाबा मतलब दूध योजना। सही कहा। खेती और पशुपालन तो हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं। गन्ना और दूध ये आय बढ़ाने के मजबूत साधन है, लेकिन नीति निर्माता अब समझ रहे हैं कि खेती सिर्फ मुनाफे का नाम नहीं है, ये एक जोखिम भरा पेशा भी है। मौसम की अनिश्चितता या फिर हादसों का डर। हाँ, मशीनों के साथ काम करते वक्त होने वाले हादसों से किसान के परिवार का भविष्य दांव पर लग जाता है। इस जोखिम को कम करने के लिए ही 2019 में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लाई गई थी। इसमें मृत्यु या दिव्यांगता पर 5 लाख रुपए तक की मदद है। इसका विजुअल तरीका काफी प्रभावी है। दुर्घटना यानी हाथ की 5 उंगलियां और 5 उंगलियों से बन गया 5 लाख। बहुत स्मार्ट ट्रिक है। और इसमें एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि सुरक्षा का दायरा सिर्फ इंसान तक सीमित नहीं है। मतलब फसल की सुरक्षा? हाँ, अगर किसान सुरक्षित है लेकिन रात में जंगली जानवर फसल बर्बाद कर दें तो भी आर्थिक नुकसान उतना ही बड़ा होता है। ख्वाली अब सूरज करेगा। तो अगर हम इन चारों योजनाओं को पंचामृत, दुग्ध मिशन, दुर्घटना बीमा और खेत सुरक्षा एक साथ रखकर देखें तो सरकार के नजरिए में बड़ा बदलाव दिखता है। पहले नीतियां सिर्फ फसल पर केंद्रित होती थीं। और अब सारा फोकस किसान के पूरे जीवन चक्र पर है। आय बढ़ाना, शारीरिक सुरक्षा और तकनीकी सुरक्षा, ये सब मिलकर खेती को एक सुरक्षित पेशे में बदल रहे हैं। किसानों को सुरक्षित करने के बाद एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि राज्य के भविष्य यानी युवाओं के लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है। इन नोट्स में शिक्षा और रोजगार का जो दृष्टिकोण है वो भी बहुत दिलचस्प है। शुरुआत होती है 2017 के स्कूल चलो अभियान से। इसका लक्ष्य 6 से 14 साल के बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित करना है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इस अभियान की शुरुआत श्रावस्ती जिले से की गई। मैं भी यही पूछने वाली थी कि श्रावस्ती से ही क्यों? ये कोई साधारण संयोग नहीं है। ये उन जिलों में से है जहां ऐतिहासिक रूप से साक्षरता दर सबसे कम रही है। प्रशासकीय नजरिए से ये एक बेहतरीन रणनीति है। मतलब सबसे मुश्किल जगह से शुरुआत करना। बिल्कुल। जब प्रशासन सबसे चुनौतीपूर्ण इलाके से शुरुआत करता है तो वहां मिलने वाली सफलता पूरे राज्य के लिए एक मजबूत मॉडल बन जाती है। इसी बात को नोट्स में एक बेहतरीन सूत्र से समझाया गया है। जहां लिटरेसी कम वहीं स्कूल चलो। बहुत खूब। लेकिन सिर्फ नामांकन बढ़ाना काफी नहीं है। जमीनी हकीकत तो ये है कि कई बच्चे मजबूरी में बाल मजदूरी करते हैं। उनके लिए 2020 में बाल श्रमिक विद्या योजना लाई गई। मजदूरी छोड़कर स्कूल आने पर लड़कों को 1000 रुपए और लड़कियों को 1200 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। इसका सूत्र है औजार छोड़ो विद्या पकड़ो। लेकिन लड़कियों को 200 रुपए अतिरिक्त क्यों? शिक्षा को तो महत्व देते हैं,
लेकिन लड़कियों को घर के कामों में लगा देते हैं। तो ये सीधे तौर पर समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। एकदम सही। बुनियादी शिक्षा मजबूत होने के बाद जब युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आते हैं तो 2021 की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना सामने आती है, जिसमें आईएएस, पीसीएस और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए मुफ्त फिजिकल और ऑनलाइन कोचिंग दी जाती है। जी। नोट्स में इसे अभ्युदय यानी करियर का उदय कहा गया है और डिजिटल युग की जरूरतों के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है, जिसमें टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं, जिसे विवेकानंद यानी स्मार्ट यूथ के रूप में याद रखा जा सकता है। इन दोनों योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज में समान अवसर प्रदान करना है। मतलब महंगी कोचिंग या महंगे गैजेट्स की कमी किसी प्रतिभावान युवा की बाधा न बने। बिल्कुल, ये युवाओं को एक सशक्त जॉब सीकर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। लेकिन हर कोई सिर्फ नौकरी ही तो नहीं पाना चाहता। सही कहा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2018 की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना काम करती है। इसमें अपना खुद का उद्योग लगाने के लिए 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। इसका सूत्र क्या है? युवा और उद्योग मिलकर बने 25 लाख। इस पूरे युवा और शिक्षा खंड का सार यही है कि नीतियां अब दो स्पष्ट रास्ते तैयार कर रही हैं। एक तरफ सक्षम जॉब सीकर और दूसरी तरफ जॉब क्रिएटर या नौकरी देने वाला। एक संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए इन दोनों का चलना बहुत जरूरी है। जी, और ये संतुलन समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले वर्ग के लिए भी उतना ही जरूरी है। जो हमारे नोट्स का अगला हिस्सा है, श्रमिकों और पेंशन पर। 2021 में पेंशन योजनाओं में एक बड़ा बदलाव दर्ज किया गया है। हाँ, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन, इन सभी को एक समान करके 1000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। नोट्स का सूत्र इसे आसानी से समझाता है, सब एक तो सबको 1000। ये मानकीकरण देखने में छोटा कदम लग सकता है, लेकिन इसका असर व्यापक होता है। वो कैसे? अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग राशि होने से नौकरशाही में उलझने बढ़ती हैं। एक समान राशि होने से प्रशासन में पारदर्शिता आती है और वितरण प्रणाली बहुत आसान हो जाती है। प्रशासन को आसान बनाने के साथ साथ कुछ नीतियां सीधे जमीनी समस्याओं पर प्रहार करती हैं, जैसे 2021 की अटल आवासीय विद्यालय योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत पंजीकृत मजदूरों के बच्चों के लिए मुफ्त हॉस्टल और पढ़ाई की सुविधा दी जाती है और लाभ राज्य में कहीं भी लिया जा सकता है। सूत्र है, मजदूर का बच्चा भी अब हॉस्टल में। इस पर थोड़ा विस्तार से बात करना जरूरी है। भारत में मजदूरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पलायन या माइग्रेशन की होती है, रोजगार की तलाश में भटकना। हाँ, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा उनके बच्चों की शिक्षा को भुगतना पड़ता है। हॉस्टल की सुविधा देकर ये योजना बच्चों की पढ़ाई को उनके माता पिता के पलायन से पूरी तरह स्वतंत्र कर देती है। ये इस जटिल समस्या का एक बेहद व्यवहारिक समाधान है। बिल्कुल। शिक्षा के मोर्चे पर ही 2017 की संत रविदास शिक्षा सहायता योजना भी है, जिसमें पहली से 12वीं कक्षा तक स्कॉलरशिप और साइकिल दी जाती है। सूत्र है संत यानी सादगी और साइकिल। जी, और इसी श्रमिक वर्ग के लिए 2017 में कन्या विवाह अनुदान योजना भी आई थी। श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत मजदूरों की 2 बेटियों तक की शादी के लिए 55,000 रुपए की मदद। और नोट्स में एक खास चेतावनी है कि इसे सामूहिक विवाह योजना से ना मिलाएं। हाँ, इसका सूत्र है, मजदूर की बेटी बराबर 55,000। अब इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से आगे बढ़ते हुए हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर ले जाने की बात करता है। ओडीओपी। बिल्कुल, एक जिला एक उत्पाद या ओडीओपी। इसे 24 जनवरी 2018 को यूपी दिवस पर लॉन्च किया गया था। जी। नोट्स में भदोही के कालीन का शानदार उदाहरण देकर समझाया गया है कि कैसे एक स्थानीय उत्पाद की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा दिया गया। सूत्र है, यूपी का बर्थडे गिफ्ट है ओडीओपी। ओडीओपी केवल एक योजना नहीं है, इसे हम ब्रांडिंग की एक इकोनॉमिक मास्टर क्लास कह सकते हैं। हर जिले की एक खोई हुई पहचान को इस योजना ने एक वैश्विक ब्रांड में तब्दील कर दिया है। लेकिन किसी भी ब्रांड को सफल बनाने के लिए उस उत्पाद को बनाने वाले हाथों का कुशल होना और उनके पास सही उपकरण होना भी तो जरूरी है। एकदम सही। और यहीं पर नीतियों का आपस में गहरा जुड़ाव नजर आता है। ओडीओपी के साथ ही 2018 में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की गई थी। नोट्स के अनुसार इसमें पारंपरिक कारीगरों जैसे बढ़ई, लोहार को 6 दिन की विशेष ट्रेनिंग और आधुनिक टूल किट मुफ्त दी जाती है। और इसका सूत्र है, विश्वकर्मा का मतलब टूल्स।
अगर आप इन दोनों योजनाओं को साथ रखकर देखें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। ओडीओपी पूरी तरह से उत्पाद पर केंद्रित है, जबकि विश्वकर्मा योजना उस कारीगर पर। ये दोनों मिलकर एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करती हैं। ये तालमेल वाकई में शानदार है। उद्योग के इसी क्रम में 2023 की गोपालक योजना का भी जिक्र है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को बड़ी डेयरी खोलने के लिए 9 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। हाँ, इसका सूत्र है गोपाल बनने के लिए 10 गाय जरूरी हैं। जी। लेकिन इन सभी आर्थिक नीतियों के बीच एक योजना ऐसी है जिसका कॉन्सेप्ट मुझे सबसे अनूठा लगा, 2020 की मातृभूमि योजना। वो योजना वास्तव में प्रशासनिक ढांचे में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपने गांव में अस्पताल या सड़क बनवाना चाहता है तो 50% खर्च वो व्यक्ति उठाएगा और बाकी 50% सरकार देगी। और प्रोजेक्ट का नाम भी उसी व्यक्ति के नाम पे रखा जाएगा। नोट्स में सूत्र है मातृभूमि, यानी आधा तुम आधा सरकार। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इससे ये जोखिम पैदा नहीं होता कि गांव के केवल अमीर लोग ही हर प्रोजेक्ट पर अपना नाम लिखवा लेंगे? ये एक बहुत ही जायज चिंता है, लेकिन अगर हम इसका दीर्घकालिक प्रभाव देखें तो ये बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर की ओर होने वाले विकास का उत्कृष्ट मॉडल है। यहाँ जनता खुद भागीदार बनती है। हाँ, आमतौर पर सरकारी नीतियां टॉप डाउन होती हैं, लेकिन जब कोई स्थानीय व्यक्ति अपनी गाड़ी कमाई लगाता है तो वो उसकी गुणवत्ता को लेकर सरकार से कहीं ज्यादा सतर्क रहता है। ये ओनरशिप की भावना पैदा करता है। ये एक बहुत ही संतुलित विश्लेषण है। तो आज के इस अध्ययन में हमने देखा कि 2006 से लेकर 2023 तक की इन 21 योजनाओं का सफर ये दिखाता है कि कैसे नीतियां बुनियादी आर्थिक मदद से आगे बढ़कर तकनीक जैसे सोलर फेंसिंग और टैबलेट और आधुनिक ब्रांड बिल्डिंग एवं जनभागीदारी तक पहुंच गई हैं। यह किसी राज्य के निरंतर विकास का एक विस्तृत खाका है। इसमें कोई शक नहीं है। और खासकर मातृभूमि योजना जैसे मॉडल्स को देखकर एक विचार उत्तेजक प्रश्न जहन में आता है। वो क्या? जब सरकारें विकास कार्यों में नागरिकों को सीधे 50% का भागीदार बना रही हैं, तो क्या आने वाले दशक में सरकारी योजना की परिभाषा ही पूरी तरह बदल जाएगी? ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसा भविष्य संभव है जहां नीतियां सिर्फ सरकार का काम न रहकर जनता और सरकार का एक संयुक्त उद्यम बन जाए, जहां आम नागरिक सिर्फ लाभार्थी न हो बल्कि एक सक्रिय नीति निर्माता बन जाए? ये एक बहुत ही शक्तिशाली और दूरदर्शी विचार है। लाभार्थी से नीति निर्माता तक का ये सफर वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। हमारे श्रोताओं के लिए ये प्रश्न निश्चित रूप से आगे विचार करने का एक बेहतरीन विषय हो सकता है। बिल्कुल। आज के इस विस्तृत चर्चा में इतना ही। इन स्रोतों को खंगालने और इनके पीछे की सोच को समझने का ये अनुभव शानदार रहा। एक नए विषय के साथ हम फिर लौटेंगे।